अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद भाई, आप यूपी मुरादाबाद से आए हुए हैं। आप 2-3 मीटिंग जनता सरकार मोर्चा की आपने अटेंड करी। आपको इस मोर्चे में आने के बाद कैसा लगता है? भाई मैं तो खुद क्या कहते हैं, जब एक बार मैंने बलहारा जी को सुना, जी। उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर उनकी एक मीटिंग अटेंड करी, फिर उसके बाद 500 वाली मीटिंग अटेंड करी, तो फिर ऐसा लगा जैसे क्या कहते हैं कि ये आदमी बिल्कुल ही सच बोल रहा है। सुभान और अल्लाह। हमारे यहाँ से मतलब बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है, हमारे यहाँ पर लोगों को कोई पता नहीं है कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी, और उनकी ज़िंदगी किस तरीके से और किस बेस पे मतलब कैसे गुजर रही है, और वो किस तरफ को जा रहा है, जहन्नुम की तरफ जा रहा है। बेशक बेशक। ऐसे हैं। तो जो कुछ भी मैंने उनसे सुना, फिर उसके बाद उनकी और 2-4 मीटिंगें मैंने अटेंड भी की, और फिर उनकी बाकी वीडियो सुनी, फिर दूसरे लोगों को और बताने की कोशिश की। तो जो भी लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं, तो वो दोबारा पूछते ज़रूर हैं कि साहब हमने क्या कहते हैं, हम किस तरीके से इनसे जुड़ सकते जोड़ हैं। सकते हैं। हुँ। तो आपने ये देखा कि ये सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता हाँ, है ना? बेशक, बेशक। वो कौन सा रास्ता बताया? सिरातल मुस्तकीम। हुँ। भलाई का काम और नेकी का काम। हाँ। क्योंकि हमारे नबी की भी यही तमन्ना थी। हमारे हज़रत मोहम्मद जो नबी आखिरी आए बनकर, उनको भी यही किरदार दिया गया था कि आप भलाई का काम करो और लोगों को नेकी की तरफ लेके आओ, हुँ। दिलों में से गंदगी निकालो। तो ये व्यक्ति जो हैं, ये सरकारी नौकरी छोड़कर आए, बड़ी अच्छी पोजीशन पे इनका एन्जॉय था, मतलब प्रॉपर्टी जितनी चाहते उतनी बना सकते थे, क्योंकि उनके पास शिक्षा भी ऐसी है, ठीक। इज़्ज़त भी अल्लाह ने ऐसी दी। लेकिन अभी आपने वर्तमान में देखा, वो इतनी ऊँची पोजीशन पे जाने के बाद वो ज़ीरो पे आ गए। कोई तो वजह है हुँ। ना? हाँ, तो गुरूर, घमंड, तकब्बुर किस क्या कहते हैं, कोई कीना उनके अंदर रहता है क्या? नहीं, इन सब चीज़ों से दिल को पाक कर लिया उन्होंने, सही बात है। ख्वाहिशें सब ख़त्म कर दी। बस सिर्फ़ उनको एक ही ज़िद है कि मेरा देश का हर एक नागरिक जीत जाए। वो हुँ। कैसे जीत जाए? ये गुलामी से। हुँ। ये जो आज गुला सरकार गुलामी हमको को ख़त्म कर गुलाम देना। बना रही है, अपने लाए हुए फैसले हमको दिखा रही है कि आपको मास्क लगाना है, आपको वैक्सीन लगवाना है। रास्ते में कहा जा रहा है, हर कहीं पुलिस बैरिकेड लगा के हमको पूछती है। हुँ। छोटी-छोटी बातों का चालान बना देती है, उनका विरोध करो तो झूठे केस लगा के जेल में डाल देती है। हुँ। हर एक रोड के ऊपर टोल टैक्स लगा दिया गया है, जब गाड़ी हम उठाते हैं तो उसका रोड का टैक्स तो हम उस रोज़ ही जमा कर देते हैं। अब जब रोड का टैक्स हम जमा कर देते हैं, तो फिर टोल टैक्स क्यों हमारे ऊपर? अब इन चीज़ों का अगर विरोध कोई इंसान कर रहा है, तो कुछ सरकार में बैठे हुए जिसको बोलते हैं कर्मचारी सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, जबकि उनके फ़ायदे के लिए भी हो रहा है। हुँ। हाँ, क्यों? उनका उनको अपना भी फ़ायदा उनके है उसके अपना अंदर। फ़ायदा है, जब इनकी नौकरी चली जाएगी तो उस रोड को इनके बच्चे भी तो यूज़ करेंगे, हुँ। इनका परिवार भी तो यूज़ करेगा इन संसाधनों को। उनको भी यही पीड़ना झेलना पड़ेगी जो आज ये लोग कर रहे हैं। हाँ, वो समझ नहीं रहे ना ये अपनी इस बातों को, वो समझ नहीं रहे कि साहब हमें हमारे साथ ऐसा होगा। वो तो खाली सिर्फ़ अपनी तनख्वाह के लिए या थोड़ा-सा फ़ायदा पाने के लिए, बस। जो आम आदमी के ऊपर क्या कहते हैं अत्याचार कर रहे हैं या कुछ पैसा ले रहे हैं। तो बाद में जा कर के जब उन्हें पता चलेगा कि यार ये लोग तो हमारी भलाई की भी बात कर रहे थे, तब उनको समझ में आएगी। समझ लेकिन वो इससे पहले समझ में नहीं आएगी, लेकिन भाई, क्योंकि आज वो गुलाम बने हुए हैं उसके सत्ता के। इनको जब समझ में आएगी तो इनके पास बचेगा थोड़ी कुछ। हाँ, आज अगर ये समझ लेंगे तो इनका सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। लेकिन ये जिस रोज़ समझेंगे जब इनकी बच्चे, इनका पूरा परिवार डिटेंशन कैंप में पहुंच जाएगा, हुँ। तब उनको पीछे आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अभी अगर ये जनता सरकार मोर्चा का साथ दे सरकारी सारे कर्मचारी, हुँ। तो उनका भविष्य भी अच्छा बनेगा, क्योंकि सरकार ने सरकारी हर कर्मचारी को 3 डोज लगा रखे हैं हुँ। और उसकी एक्सपायरी डेट है 2029। कितनी है? 2029 के बाद आपको सरकारी विभाग में कोई भी इंसान काम करता नहीं देखेगा। वो उसकी जगह पर एआई आएगी। एआई आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सरकार का हर एक काम करेगी। हुँ। जो पुलिस करती है वो सारे काम, जो सर्विलाइन कैमरे जो लगा रखे हैं आपके रोडों पर, आपकी आंखों का आधार कार्ड के टाइम पे जो क्यूआर कोड लिया गया है ना, हुँ। वो बता देगा एआई को कि ये व्यक्ति यहाँ से निकला है और सरकार के खिलाफ है। हुँ। तो अगले 2 किलोमीटर के 15 मिनट के अंदर आपको कहीं भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप ये सोचोगे कि ये गली बंद हो गई, ये वाला रास्ता बंद हो गया, मैं यहाँ छुप गया,
तो उसको मालूम है ये ऐसी जगह छुपा हुआ है कि ड्रोन जाएगा और उठा के ले जाएगा। ये बात सही और अगर आप कहीं पोल में घुस गए तो वो वहां पर आपको लेजर बीम से भी मार सकता है। मतलब इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी इन्होंने बना के रखी है। ये क्यों बना के रखी है कि इनको कानून खत्म करना है, पूरा दुनिया का एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाना है जो टोटल इसराइल से कंट्रोल होगी, जो दज्जाल की हुकूमत होगी। ग्रेटर इसराइल बनने के बाद अभी ग्रेटर इसराइल का नक्शा आया है और वो बनेगा, लेकिन दुनिया का एक पहला देश है जो उसके नक्शे से बाहर है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो सॉफ्ट टारगेट जो बनेगा वो सरकारी कर्मचारी और जो आश्रित हैं, सबसे पहले वो बनेंगे। क्योंकि वो तनख्वाह पाते हैं। जब वो तनख्वाह पाते हैं तो उनको हिसाब से वो कुछ भी क्या कहते हैं उनको देने के लिए पहले बाध्य करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले उनके ही लगेंगे, सबसे पहले नुकसान उन्हीं लोगों का होगा जो लोग ये आज सच्ची बात जो है ये लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा। बेशक बेशक सबसे पहले नुकसान उनका होगा और उनके बच्चों का होगा। आम आदमी तो शायद है एक बार को शायद बच जाए, भाग के बच जाए या थोड़ा सा इधर उधर होके बच जाए, लेकिन ये लोग तो 100% मतलब बचेंगे ही नहीं, किसी हालत नहीं में बच नहीं रहे। बचेंगे। इनका तो वंश ही खत्म करने का प्लानिंग है उनकी। हाँ। क्योंकि उनको मालूम है कि ये रिश्वतखोर है, गद्दार हैं। वो हाँ। समझते हैं ये सिर्फ अपना काम निकालते हैं और निपटा देते हैं। शैतान के पुजारियों का कोई सगा नहीं होता, कोई सगा भी नहीं है। वो सिर्फ अपना षड्यंत्र को सक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, उनको इज्जत दिलाते हैं, उनको कुर्सी दिलाते हैं, उनको वहां तक लेकर जाते हैं जहां उनकी कुर्सी की जरूरत है, जिस कुर्सी से उनकी फाइल साइन होके आती है। हाँ, वो तो उन्होंने गुलाम बना रखा वहां तक उनको बिठाते हैं है। और फिर वहां उनका जब काम निकलता है तो उसको निपटवा भी देते हैं। अभी आपने देखा 2 जगह फ्लाइट गिरे, इनमें सब सबूतदार थे इनके, उनको निपटा दिया गया है। क्योंकि इनका टारगेट रहता है इनका काम निकले, ये यूजलेस हैं, इनको निपटा दिया जाए। क्योंकि इनके डीएनए में हरामखोरी है। वो समझते हैं ना ये रिश्वत के लिए देश को गद्दारी कर रहे हैं, तो ये कल हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। तो वो गद्दारों को रखना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत सालों से प्लानिंग बनाई है। 400 साल से देश को गुलाम बनाया हुआ है। आज से नहीं है हमारे देश गुलाम, हमें 400 साल से षड्यंत्रों में फंसाया गया है। क्योंकि हमारे जो डीएनए थे लड़ने वाले थे। लड़ना कैसा? इंसाफ को कायम करने वाले, उसको लड़ाई नहीं कहते। हाँ, लड़ाई किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है तो हम लड़ेंगे उसको खत्म करने के लिए। हमारी कौन सी लड़ाई थी भारत की? कि किसी का साथ शोषण नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने उन क्रांति डीएनए को खत्म कर दिया। माँ के गर्भ के अंदर ही आशा वर्कर जो हमारे गांव में आई, हम आशा वर्कर ने उन डीएनए को तब्दील करने का प्रयास किया। बच्चों के अंदर टीके लगाना शुरू करे, जच्चा को टीके लगाना शुरू करे, ताकि इनका मानसिक दिमाग सोचने समझने वाला ना बने। ये सिर्फ गंधभक्त बनकर रहे, बॉयलर मुर्गे की तरह इनकी सोच रहे, अपनी मौत का इंतजार करते रहे। क्या है, ऐसी नस्लें इन्होंने पैदा करवाई। आज आप देखते हो भारत के 140-45 करोड़ लोगों में 4 साल से उसने गला बंद कर लिया। रेगुलर 24 घंटे आवाज लगा रहा वो व्यक्ति, लेकिन आज भी लोग क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म की तरह है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप निकलो, अगर इंसान का जन्म लिया है तो इंसान के कर्तव्यों को जानो। हाँ, तो लेकिन परमात्मा खुदा जिसको बोलते हैं, वो इंसान का जन्म देने के बाद हमसे क्या लेना चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है, ये सोच डेवलप करो। इस सोच को डेवलप जब तक हम नहीं करेंगे तब तक भारत के अंदर अमन और शांति नहीं आएगी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जैसे मतलब हम जो आज जिंदा हैं तो ना तो हम अपनी मर्जी से आए बेशक दुनिया के अंदर और ना अपनी मर्जी से जा रहे हैं। बेशक, ठीक है ना। तो हमें एक किसी और ने, चाहे उसे अल्लाह, गॉड, भगवान कुछ भी कह सकते हो आप, बेशक आप उसने हमें पैदा किया। तो जिसने हमें पैदा किया तो उसके पैदा करने का कोई ना कोई मकसद तो होगा। वही तो अगर मान लो दुनिया के अंदर भी कोई आदमी अगर कोई चीज़ मतलब बनाता है तो उसका एक मकसद होता है। अगर वो चीज़ अपने मकसद में कामयाब नहीं है तो फिर वो उसका अंजाम क्या है? अंजाम उसका भट्टी होता है। बेशक है ना। वो गलेगी, फिर उसके बाद कुछ और बनाया जाएगा, कुछ और बनाया जाएगा। तो क्या इंसान इतनी मोटी बुद्धि का कि वो सोच भी नहीं पा रहा कि मुझे क्या कहते हैं, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे यहाँ तक भेजा है, वो मुझसे चाहता क्या है। और अगर उसने उसका मकसद पूरा नहीं करा तो फिर उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम फिर भट्टी है। बेशक या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल भट्टी होगा उसका अंजाम। अब उसके लिए वो सोच नहीं रहा, इसके लिए अलग अलग क्या कहते हैं अपनी, वो तो दुनिया के अंदर बना हुआ, कोई किसी लाइन में लगा हुआ, कोई किसी लाइन में लगा हुआ, कोई सरकारी कर्मचारी बना हुआ। तो जितने
ज़्यादातर जो बिगाड़ हो रहे हैं वो सब उसमें हो रहे हैं जिन्होंने प्राइवेट नौकरी या क्या कहते हैं सरकारी नौकरी जो कुछ भी वो पा रहे हैं उसके अंदर वो खुश हैं, वही समझते हैं कि यही सब कुछ ज़िंदगी, जबकि सबसे पहला सॉफ्ट टारगेट वही है। बेशक। उनका जो मकसद है उसका मकसद तो सबसे पहला तो सॉफ्ट टारगेट वही होने का मकसद ये है कि उनका सबसे पहले जो कुछ भी दिया जाएगा वो उनको दिया जाएगा। हाँ, अब अच्छी बात बताई आपने, मैं आपको समझा दूं। अभी जो डिजिटल करेंसी आएगी तो वो डिजिटल करेंसी उन्हीं लोगों को सबसे पहले दी जाएगी जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि वो उसका लेन देन होगा, RFID चिप आपके शरीर में लगेगी और उसकी एक्सपायरी डेट होगी। उसके अंदर आप क्या लेते हो, अगर आपने एक सुई भी खरीदी तो उसकी भी नॉलेज गवर्नमेंट को होगी। एक सुई भी, अगर कपड़ों में लगाने वाला बटन भी आपने खरीदा तो उसकी भी जानकारी गवर्नमेंट के पास होगी। वो पक्की होगी। उस तरीके की करेंसी है कि आपने एक महीने में 20 किलो आटा लिया, 5 किलो मीठा तेल लिया, वो एक एक चीज़ की निगरानी रखी जाएगी। कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस तरीके के वो रखेंगे, फिर तुम्हारा टारगेट देख लेंगे कि तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं, कितना तुम्हारे घर में अनाज लगता है, कितनी आपके घर में गैस लगती है। फिर वो सिस्टम करेंगे, घर में गैस का कनेक्शन देंगे और मील का बना बनाया खाना आपको ला के देंगे, और वो खाना ला के देंगे जो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। वो टोटल, अभी आपने देखा है स्टीन फाइल खुली, हम तो 2003 से कह रहे हैं कि इंसान का मांस बिकता है। मैकडॉल, KFC, ये शैतान की जो सिंबल लगे हुए जितने भी आपके फास्ट फूड के जो स्टॉल लगाए गए हैं, ये टोटल इंसान का गोश्त, जो इंसान गायब हो रहा है वो टोटल मशीन में जाते हैं। जैसे आपने गिट्टी फोड़ने की मशीन देखी होगी ना, वो कीमा बन के बाहर निकल जाता है। और इंसान का मांस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है, उसकी कारण कि इंसान शाकाहारी भी और नॉन वेज भी है, मांसाहारी भी है। तो इंसान का मांस का जो इसको स्वाद लग जाता है, वो जिंदगी में दूसरा भोजन नहीं करता। वो एडिक्ट हो तो ही आज जाएगा आप ना देखो इंसान। आपके बच्चों को जो चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितनी भी ये शाकाहारी भोजनालय है ना, इनके अंदर जो बोतलें जो आती हैं, आपने देखा होगा 3-3 तरीके की जो डालते रहते हैं। एक अखनी होती है ना, हम गोश्त को उबालते हैं, वो अखनी का पानी होता है, उससे जायका बनता है। आप तो समझते होगा ना अखनी किसको बोलते हैं। हाँ, सही वो बात। इंसान की अखनी का पानी आता है, फिर वो हमारे बच्चों को खिलाया जाता है, सभी धर्मों के लोगों को खिलाया जा रहा है। वो धर्म सबके ख़त्म कर दिए। धर्म असल ये होता है कि इंसान अमन और शांति से रहे, उसके साथ कोई शोषण ना हो। आज हर एक धर्म में ये हो रहा है, तो कोई धर्म अपनी स्तर पर नहीं है, क्योंकि हर एक धर्म ने अपना सिद्धांत छोड़ दिया। जिंदगी जीने का क्या मकसद था वो भूल चुका, बस दुनिया को बनाने के अंदर लगा हुआ है कि इसका 2 मंजिल है तो मेरा 4 मंजिल होना चाहिए, इसके बेटे की शादी में इसने 8 लाख खर्च करे तो मुझे 20 लाख खर्च करना है। इसी कंपटीशन में हमारा भविष्य खराब हो रहा है, इसी दिखावे के अंदर। और दिखावा इतना आम हो गया कि भिखारी को भी आज जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ जाके खड़ा होता है भिखारी। मतलब भिखारी को भी दिखावे वाली जगह पसंद है। तो अब दिखावा भी तो खत्म होने वाला है। वो तो सबका कंट्रोल आ गया ना उनके हाथ में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होने का मतलब, ये जो दुनिया बनाई है इन्होंने, ये कबूतर खाने बनाए, ये सब खाली करना पड़ेंगे इनको। आप तो पहले आंशिक गुलाम थे, अब जो है ना 100% अब दिमाग से गुलाम कर दिया। अभी आपका आज़ादी थी आपकी, कितनी थी कि आप विरोध कर सकते थे अत्याचार के, लेकिन अब विरोध वाला सिस्टम भी खत्म हो रहा है। क्यों? क्या आप विरोध नहीं कर सकते? आपका आधार कार्ड लिंक कर देंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं जा नहीं सकते। और आप अगर उनका विरोध करते हो तो आगे 10 से 15 किलोमीटर में आपको निपटा दिया जाएगा। अब वो सिस्टम आने वाला है, इसलिए बताना चाहते हैं हर सरकारी कर्मचारी को कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध करो। और दुनिया में पहला देश है भारत जो इसका विरोध करेगा, क्योंकि भारत में क्रांति पैदा हुए हैं और भारत के अंदर अत्याचार जुल्म से लड़ते हुए हमारे पुरखे चले आए हैं। तो उनका कुछ DNA अभी बाकी है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, कुछ राज्यों के अंदर। तो वो अब जनता सरकार मोर्चा के रूप में जो एक समाज आई है, एक परिवार आया है, वो परिवर्तन के लिए ही है। और ये वो परिवर्तन है जिसके लिए लोगों ने मन्नतें करी थी। मूसा ने खुदा से कहा था कि मुझे उस दौर में पैदा कर देना। जब मूसा को बताया गया था कि एक दौर आएगा जब सच बोलने वाला अंगारे पे चलेगा, उस दौर के अंदर हर घर में हाफिज, हर घर में मौलवी होगा, लेकिन कोई सिद्धांत पे नहीं होगा। ये दुनिया बनाएंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। लेकिन उस दौर में कुछ लोगों को मैं खड़ा करूँगा, मुख्तलिफ जगहें होंगी, मुख्तलिफ ख़ानदान होंगे, मुख्तलिफ एरिए होंगे, उनको एक जगह इकट्ठा करूँगा। तो ये वो जमात है, आपने सुना हो लश्कर 313, सुना था आपने? हाँ, सुना। ये जनता सरकार मोर्चा का टारगेट क्या है?
313 लोग 313 लोगों वाला, कम से कम इकट्ठा करना। तो वो हो रहा है। आप देख रहे हो जी जमात बन रही है, जमात बन ना रही इसमें है। कोई जात, ना इसमें छीत, ना इसमें कोई ओहदा, सब एक सामान्य है। ना इसमें कोई लीडर, ना इसका कोई डायरेक्शन देने हाँ, वाला। ना कोई मदद हर से एक कोई लेना देना नहीं है इसका। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई मालिक ने, वो इस जिम्मेदारी को निभाने आता है, ना कि अपना ओहदा बढ़ाने आता, ना कोई अपना तारीफ कराने आता। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि प्रकृति के नियम खुदा का कानून है। प्रकृति का नियम जिसको हम बोलते हैं, हाँ, वही खुदा का कानून है कि बगैर शादी के हम बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि वो हराम है ना। वो गंदगी फैलाएंगे, किसी की ज़मीन पे कब्जा ना करें, ये प्रकृति के नियम है। किसी को घर से बेघर ना करें, किसी का रिस्क ना छीने, किसी को रिस्क से बेदखल ना करें जी, है ना, किसी की इज्जत खराब ना करें, ये प्रकृति के नियम है। और जनता सरकार मोर्चा में आपने देखा होगा यही सारी चीज़ों को फॉलो करा जाता है। सबसे पहला क्या सिद्धांत है? कुर्सी पे बैठ के हम खाना नहीं खाते, हम खाते हैं प्रकृति के नियम पे, क्योंकि ये हमारी प्रकृति के नियम से हमारा बॉडी रहेगी, तो ये बॉडी आगे अच्छे जीवन गुजारेगी। प्रकृति का नियम छोड़ के चेयर पे हमने खाना शुरू करा, तो चेयर हमारे घर के अंदर टॉयलेट में आ गई है। आपने देखा चेयर पे हग रहा है वो। सही बात। ये परिवर्तन हमने प्रकृति के नियम छोड़कर अपने हाथों से ये दुनिया के अंदर नर्क बनाया है। हर घर में बीमार बना हुआ है। खाने का नियम हमारा जो था, मगरिब के टाइम हम रोज़ा खोलते हैं, मतलब आखिरी टाइम है खाने का। अगर और आगे का टाइम होता तो फिर ईशा के बाद रोज़ा खुलता ना। सही बात है। गलत है क्या? रात में जब सेहरी करते तो रात में ही आना चाहिए था ना। लेकिन क्या है, प्रकृति का नियम है, शोला डूब गया, सूरज डूब गया तो हमारी पाचन तंत्र शांत हो गई, खाना पीना छोड़ दिया जाए। अरे लेकिन आज इन्होंने हमें प्रकृति का नियम तोड़ के हमको रात का भोजन कराया, शादियों में, पार्टियों में, हर जगह। तो हमारा सबका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गया। हर घर पीछे बीमार, हर घर पीछे दवाओं का ढेर लगा हुआ है। अगर हम प्रकृति के नियम पे आएंगे तो दवा हमारा शरीर खुद पैदा करता है, हमें किसी भी ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा शरीर के अंदर परमात्मा खुदा ने वो सेंसर सिस्टम दिया है, जिस शरीर के जिस हिस्से को ज़रूरत होती है। आप ये बताइए, आप का जख्म जहाँ होता है और आप दवा मुंह से खाते हो, वहाँ कैसे पहुँच जाती है? ये प्रकृति का नियम है। शरीर के जिस हिस्से को जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाती है वो चीज़। पहुँचती नहीं पहुँचती? बिल्कुल। आप नंगे पैर 15 से 20 मिनट सुबह जब चलते हो तो पूरी बॉडी आपकी काम करने लगती है। जो नसें चपटी हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, वो भी खुल जाती हैं। लेकिन इन्होंने हमारे घरों में टाइल्स मार्बल लगवा कर वो सिस्टम से भी महरूम कर दिया। हम नंगे पैर ही नहीं चल पाते। घर के अंदर चिकनी जगह है, वहाँ खड़े हो नहीं सकते हम सही ढंग से। अगर हम पैर का आकार चिकना होता तो हमें चिकनी जगह सही रहती। जब पैर का आकार ही चिकना नहीं बनाया उस खुदा ने, फिर इसका मतलब हमको चिकनी जगह नुकसान वाली है कि नहीं? इसलिए ये हमारे नियमों को बदला। ये फार्मा कंपनी जब से आई, हर एक घर के अंदर बीमारी पैदा करी। उस बीमारी से लड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा बना है। किससे लड़ने के लिए बना है? बीमारी से, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में डाली जा रही है व्यवस्था बनाकर। क्योंकि हमें प्रकृति के नियम से दूर करके खेत के अंदर जहर डाला, वो जहर हमारे घर के भोजन में आया। अब वो भोजन में आया तो वो शरीर में आया, तो शरीर में आया तो नष्ट कर दिया हर शरीर को। और डॉक्टर देवेंद्र बेलारा किसी का विरोध नहीं करते, किसी का ऊपर अत्याचार करने का मशवरा नहीं देते। वो सरकारी हर एक अधिकारी को ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी इसी भारत में रहेंगे या और कहीं दूसरी जगह लेके जाओगे। अगर इस भारत में रहेंगे तो न्यू वर्ल्ड का विरोध करो ना। अब RFID चिप लगने वाली है आप लोगों को। RFID चिप लगेगी सबसे पहले सरकारी अधिकारियों को, क्योंकि पहले उन्हीं को टूमा जाएगा। क्योंकि जब वो खत्म हो जाएंगे, वो जब खत्म हो जाएंगे तो फिर उनके बच्चों का भी नंबर आएगा। आप अपने बच्चों का वंश अगर आगे बनाना चाहते हो, शिक्षक हो, टीचर हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, एग्रीकल्चर में हो, पुलिस विभाग में हो, आर्मी विभाग में हो, और भी जितनी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की बनाई हुई, उन सबको ख़त्म किया जा रहा है। 29 तक सब खत्म हो जाएंगे। अब आपकी नौकरी बचाने, आपका विरोध करने कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने रिश्वत इतनी ले रखी है कि आपका पड़ोसी आपसे दुखी है। हर एक समाज का इंसान आपसे दुखी है, क्योंकि आपको मौका दिया गया है सिर्फ रिश्वत लेने का, कि समाज से आप टूट जाओ। जब आपके ऊपर अत्याचार हो तो समाज आपका साथ न दे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप समाज के साथ आओ। आप समाज के नौकर हो, समाज आपकी नौकर नहीं है। आप घमंड में मत रहो, क्योंकि आपका घमंड भी 2029 से पहले उतर जाएगा।
आप एक इंसान हो, पहले ये देखो, बाद में आपको ओहदा दिया गया। माँ के गर्भ से इंसान बनकर आए थे, तो इंसानियत निभाओ, रिश्वत को ख़त्म करो और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आपका भी नंबर लग चुका है। पहला नंबर मेरे हिसाब से तो पहला नंबर उनका ही है, बाद में तो क्या कहते हैं दूसरे लोग आने तो हैं। अभी भी तो वैक्सीन लगी थी, तो सबसे पहले इन्हीं को सबसे पहले जितने कितने भी लोग जा और चुके कितने हैं, लोग अभी भी जा रहे हैं। रोज जा रहा है। कभी कोई खड़े खड़े गिर जा के मर जा रहा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को क्या कहते हैं कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, और वो आंकड़े अखबारों में आ भी नहीं रहे। अब नहीं आएंगे, क्यों आएंगे? पहले जब उन्हें क्या कहते हैं आंकड़े लाने थे, तो उन्होंने सारे के सारे बहुत सारे पहले डराया, सारे आंकड़े दिए, पहले जबकि वो नॉर्मल आंकड़े थे। पहले क्या करा था, जो अस्पताल इंसान गया उसको उन्होंने ऑक्सीजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस डाली। नाइट्रोजन गैस डाली ऑक्सीजन टंकियों के अंदर, आपको मालूम है? रात भर में फेफड़ों को फुला देता था, सुबह बॉडी पन्नी में लपेट के देते थे। जानबूझकर मारा गया हॉस्पिटलों के अंदर, आपको मालूम है? बल्कि मेरे हिसाब से और ऑर्गन्स भी उसके निकाल निकाल के बेचे गए हैं। अरे भाई साहब, उनको इसलिए मारा गया ताकि लोगों को दिखाएं कि ये डर के मारे वैक्सीन लगवाने आ जाएंगे। अगर वो मारते नहीं तो आप वैक्सीन लगवाने जाते क्या? कभी भी नहीं जाते। आपने ये देखा अस्पताल के अलावा रोड पे कोई मरा? रोड पे मरा तो दुर्घटना में मरा है सिर्फ। बीमारों के कोई घर में मरा? कोई भी नहीं। जो अस्पताल जाता था तो 3 से 4 दिन के बाद उसको दफनाने वही जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पार्ट्स पूरे निकाल लिए जाते थे। उनको जानबूझ के मारा जाता था ताकि इनको टारगेट दिखाना है वर्ल्ड इकोनॉमी को। ये टेंडर रहता है, इतने लोगों को आपको मारना है, इतने % लोगों को मारोगे तो इनमें दहशत आ जाएगी। क्योंकि दज्जाली दौर झूठा है, वो झूठ की बुनियाद पर ही है। सही तो जब आपकी बस्ती में 2-4 जनाजे हर हफ्ते उठेंगे तो आप तो जाओगे ना कि चाचा मियाँ आप लगवा लो, ऐसा नहीं आपका नंबर आ जाए, फूफी जान आप भी लगवा लो। क्या है? बचने के लिए, जबकि कोई बीमारी नहीं थी, झांसा था, सिर्फ झांसा था। आज तक कोई सबूत नहीं कर पाया वो बीमारी थी। अस्पतालों ने मारने के पैसे लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी ने लोगों को मारने की मोटी रकम दी है, आपको मालूम है? इन शैतानों को हुआ है। आप तो ये देखो ना कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए लॉकडाउन के बाद। इसके पहले थे क्या इतने हॉस्पिटल? इतनी बड़ी बड़ी मल्टियाँ बन गई, इतनी बड़ी बड़ी जांचों की मशीनें उन अस्पतालों में आ गई। क्यों आ गई? वो आपका पैसा लिया उन्होंने, आपको मारने का टारगेट था उनको। छोटे से छोटा डॉक्टर जो 10-20 रुपए में ठीक कर देता था, उनकी शटर लगवाया उन्होंने, उनको बंद करवाया। क्या है, कहीं पानी के जरिए आपको, नल के जरिए आपको जहर दिया जा रहा है, कहीं केमिकल के जरिए ऊपर से दिया जा रहा है। आपके एरिया के अंदर जितने भी वाटर सप्लाई पंप है उनके अंदर दवाएं डाली जाती हैं। अभी इंदौर के अंदर आपने देखा, इंदौर में कितने लोग मरे, जिसको भारत का स्मार्ट सिटी का नंबर 1 दर्जा दिया गया मध्य प्रदेश का, उसके अंदर कैसे लोग मरे? ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं उसको। वक्त से पहले लोग मर रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है। भाई झोपड़ियाँ अच्छी थी, कच्चे मकान सही थे, कुएं का पानी हम पीते थे, हम स्वस्थ थे। जब से हमने ये नल का पानी लेना शुरू करा, गैस पे खाना बनाना शुरू करा, हर एक पेट में गैस बन रही है, हर एक पेट के अंदर जहर, और मतलब इतनी ज़बरदस्त बीमारी आ रही है, इम्यूनिटी पावर ख़त्म कर दिया, पाचन तंत्र को हर एक इंसान के निपटा दिया। ये क्यों? कि हमारे भोजन का परिवर्तन करा इन्होंने, हमने प्रकृति का नियम छोड़ा। अब वो प्रकृति का नियम छोड़ेंगे तो फिर वो हमारे शरीर को हम सजा दे रहा है। हमारे शरीर को सजा देना है, हम प्रकृति के नियम में आएंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी एलोपैथी की, जो एलोपैथी लाए हैं। नहीं, वो तो ड्रग्स है। हाँ, जो ड्रग्स है वो तो खाली जो बताया जा रहा है क्या कहते तुम्हारा ये क्या कहते ये सही हो जाए। कोई भी दवा भी वो 100% क्या, मेरे ख्याल से 10% भी काम नहीं करती। बल्कि अभी मैंने क्या कहते हैं उसका डॉक्टर BRC का वो देखा था पॉडकास्ट, उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई भी एलोपैथिक दवा अगर 10% भी क्या कहते हैं काम करती है तो मैं उसे वो साबित करे डॉक्टर। हाँ। मैं उसे इतने लाख रुपए इनाम दूंगा। बेशक बेशक। उन्होंने पूरी रिसर्च कर छोड़ी है उसके बारे में, तो कोई वो करती ही नहीं है। तो ये तो किसी बीमार करने का एक बहाना है लोगों को क्या कहते हैं एलोपैथी, ताकि उनके क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे, उससे वो लूटते रहे, इधर क्या कहते हैं जनता को वो मारते रहे और उनका काम चलता रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो ये समझने की बात है, ये उन लोगों को जो नौकरी पेशा है या सरकारी नौकरी में है या दूसरी नौकरी में है, सबसे पहले उन लोगों को कान धरने चाहिए कि हम तो सबसे पहले हम टारगेट बन रहे हैं इसका। हाँ। आम आदमी तो बाद में टारगेट बनेगा, पहले तो वो टारगेट बन रहे हैं।
जब तक उनके रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा ये। अब वो जो अपनी जो दूसरे पे उतारेंगे उसको मारेंगे पीटेंगे, कई किसको मारेंगे लोग पीटेंगे। नौकरी छोड़ के आ गए, जिसके जहन खुल गया, हाँ। जिसने उस परमात्मा खुदा को पहचान लिया कि मैं इंसान हूँ, और वो इंसान बन गया ना, तो कई लोग नौकरी छोड़ के आ गए। मिलिट्री वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, डॉक्टर आ गए, पटवारी आ गए, सरकारी की कई नौकरी, टीचर कई आ गए, जिसकी बुद्धि खुल रही है। मैं तो अपन तो कोशिश करने वाले हैं, बाकी कचड़े में समा हुए भाई। और हम तो प्रयास कर सकते हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। आप अगर मानते हो तो जनता सरकार मोर्चा जो काम कर रहा है वही काम परिवर्तन वाला है, देश को बचाने वाला है। मैं ये कहता हूँ क्या कहते हैं कि अभी एक वो दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में अभी एक सेमिनार होने वाला है 23 मार्च को। जी। तो लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें पहुंचकर और उनको सुने। एक बार जब सुनेंगे तो पता चल जाएगा उनको, बिल्कुल, है ना। 23 मार्च, हाँ 23 मार्च 2026 की, स्टेडियम। बिल्कुल सही बताया। आप लोग अगर वहाँ जाना चाहते हैं, दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम आप पहुँचिए, और दिल में जो शंका है वो सब निकल जाएगी। वो पूरे भारत के हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वो अपनी ओहदा और सीट पाने के लिए। उन्हें कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, ओहदे की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। वो इसमें हर इंसान को भाग लेना चाहिए। पैसे से खर्च, मतलब सब चीज़ों पे हमें जिम्मेदारी निभाना चाहिए। उसमें होने वाले खर्चे में भी हमको जिम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारत का काम है। भारत के हर एक बच्चे को बचाना चाहते हैं, 36 बिरादरियों को एक सामान्य लाना चाहते हैं। अमन कायम हो जाएगा। जब अमन कायम हो जाएगा तो बीमारी मुक्त भारत हो जाएगा। अमन किसको कहते हैं कि हम कोई हमारे ऊपर गुलामी ना, हम किसी के गुलाम ना बने। जब हम किसी के गुलाम नहीं होते तो आधा दिमाग तो हमारा वैसे ही फ्रेश रहता है। 80% तो हम लोगों को टेंशन ये बैंकों ने और पुलिस ने दे रखा है। अब इन दोनों के टेंशन से हम निकल जाएंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे। हर घर पीछे लड़ाई होती है कर्ज के चक्कर में, वो फर्जी रुपये हमको दे रहे हैं। अब अगर कानून में रह के तुम इस जुल्म को बढ़ाओगे तो 2029 से पहले निकल जाओगे। तुम्हारा भी हिसाब होना है, तुम्हारा भी हिसाब होना है। इस बॉडी को क्यों दिया था परमात्मा ने, खुदा ने? इसलिए तुम्हारी बॉडी को अगर जहन्नुम और नर्क की आग से बचाना चाहते हो, इससे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो जनता सरकार मोर्चा में जुड़ते चले जाओ। किसी धर्म, किसी मज़हब के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। जल जंगल जमीन रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप सबको बचाना है, और इनके बिना जीवन नहीं चलेगा। जीवन की गुजारने के जो मेन चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनका हमको ध्यान रखना है। हाँ, वहाँ पर वो बात करेंगे पेरेंटिंग पे, और क्या कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और खेती, राजनीति, सब पे बात, ये सब पे मतलब उनका मकसद ये है कि इसको सबको पैसे से मुक्त किया जाए। बेशक। ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे भाई मुरादाबाद से आए हुए हैं माशाल्लाह, और जनता सरकार मोर्चा के जुड़े हुए साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।